वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अभी आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट करने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रल अपना टॉपिक रन हो रहा है और बुक चल रही है NCERT टेक्स्ट बुक। तो फिलहाल अभी आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.9 में क्या है। इसके पहले हमें ये समझना होगा कि हम लोग क्या क्या सीख करके आ रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन, जिसे AB इनिशिएटिव मेथड के नाम से भी जानते हैं, एज अ लिमिट ऑफ द सम। इसको एक्सप्लेन करने का तरीका यहाँ पर आप जानते हैं, A to B fx dx इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, फिर h आफ्टर देन समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 0 to n-1 f a प्लस i h। ठीक है, इस डेफिनेशन का हम लोग बच्चा क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ में हम लोगों ने जब थोड़ा सा और इसमें आगे समझा तो हमने यहाँ पर सीखा फंडामेंटल थ्योरम्स। अब फंडामेंटल थ्योरम्स में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने वहाँ पर सीखा लेबनीज थ्योरम। बहुत जल्द इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस में मैं दिखाऊंगा वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। लेबनीज थ्योरम के बाद में फिर हम लोगों ने सीखा एरिया फंक्शन। फिर इसी के बाद हम लोगों ने सीखा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड लास्ट सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इतनी चीज़ें हम लोग सीख करके आए थे। तो अभी जो एक्सरसाइज 7.9 जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो कम्प्लीटली बेस्ड है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस आप जानते हैं, इसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट का मिक्सअप फॉर्म होता है, जिसे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जानते हैं। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है इंटीग्रेशन A to B fx dx इज एक्सप्रेस्ड एज। हमने मान लिया कि fx का जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल Fx है और फिर FB माइनस FA। ठीक है, तो FB माइनस FA मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। B क्या है, अपर लिमिट है, A क्या है, लोअर लिमिट है। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन जो है ये हमको अब क्या करेगा, स्पीड देगा। यानी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अब हमें क्या करेगी, स्पीड देगी। तो हर क्वेश्चन को हम इस मेथड से ना सॉल्व करके हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में दो तीन चीज़ों को याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पर होंगी, जैसे कि जो fx है वो fx कंप्लीटली कंटिन्यूअस होना चाहिए और वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का सेंस ये है कि जो भी लिमिट दी गई है उस लिमिट के अंतर्गत ये पूरी तरीके से परिभाषित होना चाहिए। अब परिभाषित होना चाहिए मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ 0 to -1 to +1 1/x dx। तो अभी अगर आप देखते हैं तो फंक्शन क्या है, वेल डिफाइन नहीं है कहीं फंक्शन वेल डिफाइन नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 इसमें एक इस तरीके का है वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर ये अनडिफाइंड फॉर्म पर चला जाएगा। इस फंक्शन को हमने ले लिया -2 to +2। अगर इस फंक्शन को हम लेते हैं तो क्या ये फंक्शन वेल डिफाइन है, नहीं डिफाइन है। क्योंकि बच्चा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन के बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो अभी यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है fx, इतना डीप में पूछा नहीं जाएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो फंक्शन जो fx है वो अपनी इंटरवल के अंतर्गत पूरी तरीके से वेल डिफाइन होना चाहिए और साथ ही साथ वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। आसान से प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से हमें स्पीड मिल जाएगी और यहाँ से एक क्वेश्चन का सलूशन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी कांस्टेंट c का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अभी आज की क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कांस्टेंट c अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब भी बच्चा जो है वो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ही हमको देती है। आइए जरा देख लेते हैं। यहाँ से A to B fx और dx की हमने बात की हुई है। हमने बताया कि जो fx का एंटी डेरिवेटिव है वो कैपिटल Fx है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है कैपिटल Fx और यहाँ से हमें देखने को मिलता है A to B। अच्छा सॉरी, मुझे c के लिए बताना था। तो अगर हम यहाँ से इस लिमिट को ही रिमूव करा देते हैं तो अभी हमने ये बताया कि अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद में हमें कुछ इस तरीके का एक न्यू फंक्शन देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर क्या किया, लिमिट्स को अप्लाई किया। तो जैसे ही लिमिट्स को अप्लाई किया तो बच्चा लिमिट्स यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगी। ये वो केस ले रहे हैं जिसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि क्या होगा अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल में c को इन्वॉल्व करा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बार अपर लिमिट पुट किया तो बच्चा देखो ये जो लिमिट चल रही है
ये जो यहाँ पर अभी आप लिमिट्स देख रहे हैं, ये लिमिट्स एक्चुअली जो यहाँ पर वेरिएबल है उसके लिए रन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर x है तो ये लिमिट किसके लिए रन हो रही है, x के लिए रन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जहाँ कहीं भी x होगा वहीं पर बस वो वैल्यू जाएगी जिसके लिए लिमिट अप्लाई हो रही है। तो x के प्लेस पर एक बार b आ जाएगा, c कांस्टेंट अपनी जगह पर रहेगा, माइनस ये तो सिखाया जाता अपर लिमिट माइनस, फिर क्या आ जाता है लोअर लिमिट, और ये हमारे पास आया। यहाँ से आपको देखने को मिलता है एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए और माइनस का सी से सी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से हमें देखने को मिलता है एफ बी माइनस एफ ए। ओवरऑल ये हमारे पास बच्चा क्या आ चुका है, इसका सोल्यूशन आ चुका है। हरिओम। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आई होंगी, और अभी आगे अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। फिलहाल अभी आपने देखा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, और यहाँ से सी इन्वॉल्व क्यों नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ रुक करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है -1 से +1 x + 1 dx, ठीक है। इंटीग्रेट करना है, इसे क्या करना है बच्चा, इंटीग्रेट करना है। चलो कर देते हैं, पहले इसको सेपरेट करा देते हैं। अगर आप चाहें तो आप सीधे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों ही मेथड बता देता हूँ। -1 to +1 साथ में 1 dx, इसको जब इंटीग्रेट किया देन 1/2, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा x² प्लस 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है x -1 से +1, 1/2 यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से 1 माइनस -1, यहाँ से 1/2 1 -1, जबकि यहाँ से 1 + 1। ओवरऑल ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से अभी हमें क्या देखने को मिलता है 2। तो ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर। हम चाहते तो हम इसे सीधे भी इंटीग्रेट कर सकते थे, इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलो यहीं पर देख लेते हैं इसी का सेकंड मेथड। कोशिश करूँगा थोड़ा सा बड़ा लिखता रहूँ। आइए देखते हैं सेकंड मेथड में क्या हमें बात बताई जाती है। अगर इस पूरे बॉडी को ही हम टी लेट कर लें और फिर इसको इंटीग्रेट करें तो हमें देखने को मिलता है 1/2 x + 1 का होल स्क्वायर। अब लिमिट्स यहाँ पर क्या चल रही है, -1 से +1, एक बार आता है अपर लिमिट तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, फिर एक बार आ जाता है लोअर लिमिट -1 + 1 का होल स्क्वायर। याद रखना यहाँ पर ये जो लोअर लिमिट है -1, ये वैल्यू एक बार यहाँ पर आई है और बस यहीं पर आई है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो +1 है ये बच्चा फिक्स है, ये सभी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, और ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारे थ्योरम के थ्रू बीच में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ से अभी हमें देखने को मिलता है 1 - 1 0 में बदल जाएगा, और ये अभी आपको देखने को मिलेगा 1/2, यहाँ से 1 + 1 मीन्स 2²। तो कुल मिलाकर के आपको देखने को मिलता है 2, और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सोल्यूशन है ये आसानी से समझ आ रहा होगा। फिलहाल अभी क्लास यहीं से ओवर नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और भी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फिलहाल सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ढेरों बार समझाते हैं, और आज फिर यही स्टेटमेंट मैं आपको सुना रहा हूँ। दुनिया किस तरीके की है इसको छोड़ दो, आप किस तरीके के बनना चाहते हैं इस पर ध्यान दो। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज दी क्वेश्चन नंबर 1, और इसी वर्किंग से सॉल्व करते चले जाना। यहाँ पर सेकंड मेथड काम नहीं करेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात कह दी गई है, 0 to क्वेश्चन नंबर 4 0 to 2 पाई sin 2x dx, शायद π/4 है बच्चा। ये 2 पाई की जगह पर क्या है, π/4, ठीक है। sin 2x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं -1/2 cos 2x, और यहाँ से 0 to π/4, -1/2 एक बार आ जाता है अपर लिमिट, फिर एक बार आ जाता है लोअर लिमिट, 2 × 0। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। 1/2 यहाँ से ये cos π/2 माइनस ये आपको देखने को मिलता है cos 0, माइनस का 1/2, cos 90 की वैल्यू 0 जबकि cos 0 की वैल्यू 1। तो ओवरऑल हमको मिल के आ जाता है माइनस माइनस प्लस का 1/2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी सोल्यूशन बेहतर तरह से समझ आया होगा।
और भी थोड़े से एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप इजीली अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ रुक करना चाहेंगे। 4 to 5 e to the power x dx, यहां से e to the power x 4 to 5 एक बार आ जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बस यही फाइनल आंसर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा केवल इसमें e to the power 4 को कॉमन कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 भी आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 की तरफ रुक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 0 to 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। tan इनवर्स x, लिमिट्स क्या चली 0 to 1। अभी हमने क्या किया, इस पर लिमिट्स को अप्लाई किया तो एक बार आपको देखने को मिलेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां से tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan 0। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। ठीक है, यहां से आपको देखने को मिलता है π/4 माइनस 0, फिर आपको देखने को मिलता है π/4। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि टॉपिक हमारा आसान है। एक अच्छा क्वेश्चन दिख गया है, क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? नंबर 11, 2 to 3, यस 2 to 3 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब आपको समझ आ रहा होगा कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल क्या है, और आप देख रहे हैं कि आप कितनी आसानी से चीज़ों को इवेलुएट करते चले जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको भी इनिशिएटिव मेथड मींस लिमिट्स ऑफ दिस सम से अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर्स नहीं आएंगे। आंसर्स आएंगे, मगर वहाँ पर क्या है, सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो चुका होगा। तो यही चमत्कार है भैया सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, और 2 to 3 यहाँ से 2 to 3 यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 1/2, ये आपको देखने को मिलेगा log 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लॉग यहाँ से लोअर लिमिट 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अब देखो बच्चा, यहाँ पर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। 1/2 तो ये रहा। अब यहाँ से एक बार आएगा अपर लिमिट, तो जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर अपर लिमिट दिखेगा। ये माइनस साइन हमारे फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू आता है, और फिर लोअर लिमिट, तो जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर लोअर लिमिट आपको देखने को मिल रहा है। 1/2 यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2/4 माइनस log 1/3। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है 1/2 log, ये आपको देखने को मिलेगा 1/2 1/3 1/2, ये आपको देखने को मिलेगा log 1/2 होल अपॉन 1/3। अभी कुल मिलाकर के क्या है कि आपको देखने को मिलेगा 1/2 log 3/2 log 3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आसान है, आसानी से आपको समझ आ रही हैं। फटाफट नोट करेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि हम लोग आगे क्या सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है। अभी तक क्या था कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम किस तरह से वर्क करती है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के अप्लाई करने पर कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे और आसानी से टॉपिक आपको समझ आएगा। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ रुक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बात कह दी गई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? वैल्यू कुछ नहीं है।
2 to 3, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से समझते रहिए ना बच्चा, बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर ये लिमिट्स नहीं होती तो आप जानते हैं आपको कैसे इवेलुएट करना था, लेट करते एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t डिफ्रेंशिएट किया 2x dx इक्वल्स टू dt, x dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 dt। ओवरऑल x dx की वैल्यू है मेरे पास, तो अभी हमने क्या किया, इन वैल्यूज को पुट किया। यहां से आपको देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t 1 अपॉन 2 dt। अब जो मुद्दे वाली बात है उसको समझते हैं। यहां से 1 अपॉन 2 देखो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा 1 अपॉन टी dt, ठीक है, ये इनडेफिनिट के अकॉर्डिंग। मगर डेफिनिट में क्या यहाँ लिमिट्स दे दी गई है 2 to 3, लिमिट्स क्या चल रही है 2 to 3। अब जब भी आपको लिमिट्स दी जाएगी तो आप हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो बनेगी व्हेन और देन के लिए, व्हेन x देन t। अब जबकि हमने यहाँ पर x की लिमिट्स अप्लाई की, ये देखो लास्ट क्लास में मैं पढ़ा रहा था कि यहाँ पर जो लिखा होता है ये एक्चुअली किसकी लिमिट्स हैं, x की लिमिट्स हैं। तो x कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, 2 to 3 रन हो रहा है। अब अच्छा जब आपने x की वैल्यू यहाँ पर पुट किया तो जब x को आपने 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 और 1 5, और जब आपने यहाँ पर 3 पुट किया तो 3 3 जा 9 और 1 10। ओवरऑल समझाना क्या चाहते हैं कि जब यहाँ पर जो लिमिट चल रही थी 2 to 3 वेरिएबल x के लिए, वो लिमिट अब चलेगी क्या 5 to 10 वेरिएबल t के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 to 10। क्या इतनी बात समझ पाए? अब इसके बाद बच्चा कोई दम नहीं बची है, यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे log t, और t की वैल्यू यहाँ से लिमिट्स को अप्लाई कर दोगे तो एक बार आपको देखने को मिलेगा क्या, एक बार आपको देखने को मिलेगा 1 अपॉन 2 log 10 माइनस log 5 मीन्स 1 अपॉन 2 log 2। दिस इज अ फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। यहाँ पर हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को क्या सीखा कि इसके पहले हमें क्या करना होता था, इंडेफिनिट इंटीग्रल में आप इंटीग्रेट करने के बाद में, आप प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करने के बाद में वापस से टी की वैल्यू सोल्यूशन पे रख देते हैं। एक वो भी तरीका है, अदरवाइज थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम पूरे सिस्टम को ही टी पर ले आएंगे और फिर उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ओवरऑल इस प्रोसेसिंग को आप याद रखेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 14 अब आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आइए जरा इसे रफ कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। हालांकि आसान है मुझे तो लगता है, चलो 15 नहीं बताते, उसकी जगह कोई अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चा 15 आप लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेना, एक्स स्क्वायर को टी लेट करना, फिर बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 एक अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सबसे पहले क्या कराना होगा, डिवाइड कराना होगा। आप मुझे बताएंगे कि इसमें डिवाइड क्यों कराना है, होमवर्क रहा आपके लिए, होमवर्क है। आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे, मगर क्यों, यानी सबसे पहले हमें डिवाइड कराना होगा, लेकिन क्यों सबसे पहले हमें डिवाइड कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आसान सा क्वेश्चन है इसलिए बताया जा रहा है। 0 to पाई, फिर आप देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। हम चाहें तो एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 को टी से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे 0 to पाई, माइनस साइन आपने कॉमन किया तो कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपको देखने को मिलेगा। कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आपको देखने को मिलता है आपको देखने को मिलता है 0 to पाई कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है साइन एक्स, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है 0 to पाई। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें देखने को मिलता है माइनस साइन पाई माइनस साइन 0। ओवरऑल साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 0, 0 माइनस 0, ओवरऑल आउटपुट हमारे पास क्या आया 0 आया। फटाफट नोट करेंगे और फिर आगे देखते हैं।
एक क्वेश्चन अभी बस लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, और फिर इस एक्सरसाइज को आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ रफ कर देते हैं, ये रफ करते हैं। बुक NCERT टेक्स्ट बुक रन हो रही है, एक्सरसाइज 7.9। मुझे लगता है हार्डली 30 मिनट्स आपको लगेंगे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें सब आपको बताई जा चुकी हैं। यहाँ पर केवल लिमिट्स अप्लाई करना सिखाया जा रहा है। इवन इन लिमिट्स के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली आप सीख रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में थ्योरम नंबर 2 मीन्स सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 0 to 1 x e to the power x sin पाई x by 4। ये हमारे पास, ये रहा हमारे पास ओवरऑल इतना आउटपुट। ठीक है, x e to the power x sin पाई x by 4। हमने क्या किया बच्चा, x e to the power x को इंटीग्रेट कर दिया, sin पाई x by 4, यहाँ से dx 0 to 1, यहाँ से ये फर्स्ट और ये सेकेंड। आप जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई होगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 0 to 1, फिर यहाँ से माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ध्यान से समझना बच्चा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर होल इंटीग्रेशन, और फिर dx प्लस सी। आप जानते हैं यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और यहाँ से आपको देखने को मिलता है 4/5 कॉस पाई एक्स अपॉन 4। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 0 to 1। ध्यान से समझेंगे क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। एक तो अगर इस टर्म को लिखते एक्चुअल फॉर्म पे, तो आप जानते हैं आता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब ऐसा नहीं सोचना कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स केवल इतने पर ही चलेगा, नहीं बच्चा। ये पूरा प्रॉब्लम जो है ये वेरिएबल x के लिए डिफाइन हो रहा है, और x को बाउंड किया गया है 0 से 1 के बीच में, तो केवल इतने पर लिमिट नहीं रन होगा, लिमिट्स पूरे पर रन होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होता है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद में फिर प्रॉब्लम को डेड कर देंगे। ये नॉर्मली जिस तरीके से सॉल्व होता है उसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ से ये भी जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व होगा। आपको लास्ट मोमेंट पर आकर के लिमिट्स को रन कराना होगा। आपको वैसे भी पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल से जो भी आउटपुट मिलता है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू पर होगा। कांस्टेंट वैल्यू तब जबकि हमारे पास लिमिट क्या दे दी गई है, कांस्टेंट दे दी गई है। इसीलिए आपको एरिया फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया था लास्ट वीडियो में। चलिए आइए अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर देखो माइनस, यहां से 0 to 1, ये 1 में बदल जाता है, e to the power x dx माइनस, यहां से आपको देखने को मिलता है 4/पाई। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपको देखने को मिलता है पाई बाई 4 माइनस कॉस 0। अब यहां से ये देखने को मिला, ये खत्म हो गया, माइनस यहां से e to the power x 0 to 1 माइनस यहां से 4/पाई, जबकि cos पाई बाई 4 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होती है, और साथ ही साथ cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ओवरऑल इतना हमको मिल चुका है, और अब देखते हैं कि आगे हम लोग क्या यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। ये e अपनी पोजीशन पर रहेगा, ये e, और इसी के साथ में यहाँ से भी जरा लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा e to the power 1 माइनस e to the power 0, फिर माइनस 4/पाई 1/√2 माइनस 1, यहाँ से e माइनस 1 माइनस 4/पाई 1/√2 माइनस 1। थोड़ा और बेहतर तरीके से e माइनस e प्लस 1 माइनस 4/पाई 1/√2 माइनस 1 से ये कैंसिल होता है, और ओवरऑल आपको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 4/पाई 1/√2 माइनस 1। फिलहाल यहीं पर आप सोल्यूशन को ड्रॉप कर देंगे, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 7.9 आपको आसानी से समझ आई होगी। आसान सी एक्सरसाइज है, आप हार्डली 30 to 45 मिनट्स में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।